नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पिता के मरने के बाद जब भाभी ने ननद की शादी एक पागल से कर दी तो ननद ने किया कुछ ऐसा कि भाभी के होश ठिकाने आ गए। बेटी गौरी के जन्म लेते ही मानो राघव जी के घर में खुशियों की बहार ही आ गई। दुख और तकलीफ तो मानो उनके घर का रास्ता ही भूल गए थे, क्योंकि 5 पीढ़ी के बाद 6वीं पीढ़ी में गौरी बेटिया ने लक्ष्मी के रूप में राघव जी के घर में माता राधा जी की कोख से जन्म लिया था। राघव जी तो गौरी के जन्म से इतने खुश थे कि पूरे गांव में ऐसी दावत करवाई थी कि लोग उंगलियां चाटते ही रह गए थे। राघव जी जब भी थक हार कर घर आते, ना ही कभी किसी ने उनके चेहरे पर मायूसी देखी थी और ना ही होठों पर गाली, आंखों में क्रोध। उन्हें घमंड तो दूर दूर तक छू भी नहीं सकता था। वह जब भी बाहर से घर आते अपनी छोटी सी बेटिया गौरी को आवाज लगाती। गौरी अपने नन्हे नन्हे पैरों में पायल की छन छन आवाज के साथ ठुमक ठुमक कर ऐसे चलती कि राघव जी चाहे जितना भी थके हारे होते, वे अपनी बिटिया की मनमोहक चाल और तुतली बोली से सारी थकान भूल जाते और खो जाते अपनी बिटिया की मस्तानी हंसी ठिठोली में। गौरी भी अपने पिता की इतनी आदी हो गई थी कि ना ही वह उनके बिना खाना खाती थी, ना ही सोती थी। लेकिन दोनों बाप बेटी का साथ भगवान ने कुछ ही दिनों का लिखा था। गौरी जब लगभग 6 वर्ष की थी तब राघव जी का अचानक हार्ट अटैक आने के कारण मृत्यु हो गई। तब उनका बेटा सुमित 12 वर्ष का था। पिता की मृत्यु होते ही वह समय से पहले ही समझदार हो गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी माँ राधा जी के कंधों पर आ पड़ी। राधा ने जी भी बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब सुमित पूरे 25 साल का हो गया और अपने पिता का बिजनेस संभालने लगा। तब माँ ने अपनी मन की बात कही, बेटा अब मुझसे भी घर के काम नहीं हो पाते और तू तो जानता ही है अभी गौरी बेटिया पढ़ाई ही कर रही है, इसलिए उससे भी ज़्यादा काम नहीं करवा सकती। तभी सुमित बोला, माँ आपको जैसा अच्छा लगे आप कर लीजिए। तब राधा जी ने उससे कहा कि तुम्हारे पापा के दोस्त की बेटी सीमा देखने में बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी भी है, तो क्यों ना हम उसे देखने चले। तब माँ की बात काटते हुए बोला, वो माँ मैंने एक लड़की पसंद कर ली है, उसका नाम रिया है, मैं उसी शादी करना चाहता हूँ। तभी गौरी बीच में ही बोल पड़ी, कहाँ रहती है वो रिया? सुमित बोला, अरे तुझे उससे क्या, तू अभी छोटी है, तू अपने काम से काम रख, समझी? तब गौरी बोली, नहीं भैया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही रिया है ना जो नगर पालिका के पीछे बने सरकारी क्वार्टर में रहती है। सुमित बोला, अरे तुझे उसके बारे में कैसे मालूम? तब गौरी ने विस्तार से अपने भैया और माँ को बताया कि बल्कि आए दिन नए नए लड़कों के साथ घूमती रहती है। तभी सुमित बोला, तुझे कैसे मालूम? तू पढ़ाई करने जाती है या किसी की जासूसी करने जाती है? वो तो बेचारी गरीबी की मारी कितनी सुशील और संस्कारी है। उसने मुझे सब बता दिया है कि उसके पिताजी की तबीयत हमेशा खराब रहती है, इसलिए कभी कभी किसी किसी की मदद ले लेती है। और कोई बात नहीं है, समझी? पहले किसी के बारे में पूरी जानकारी ले लो, तभी कुछ भी बोलना चाहिए, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। अब अगर दोबारा तुमने रिया के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहकर वह गुस्से से तमतमाता हुआ वहां से गौरी की पूरी बात सुने बिना ही चला गया। गौरी भैया भैया चिल्लाते रह गई। राधा जी ने गौरी को समझाते हुए कहा, तो चुप हो जा बेटा, उसकी पसंद की बहू आएगी तो कभी ऊंच नीच भी हुआ तो वही समझेगा, कम से कम हम पर तो उंगली नहीं उठाएगा ना। गौरी मन महसूस कर चुप हो गई। वह जानती थी कि रिया उसके भाई के लिए अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन वह उम्र में छोटी थी, इसलिए उसकी बात को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। और वह दिन भी आ गया जब सुमित और रिया की शादी होने वाली थी। अब सुमित की शादी बड़े धूमधाम से हो गई और रिया उस घर की दुल्हन बनकर आ गई। रिया देखने में तो सुंदर थी, लेकिन उसका चाल चलन बिल्कुल भी ठीक नहीं था।
फिर भी दादाजी के रहते उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि अपनी हुकूमत चलाए। लेकिन जैसे जैसे दादाजी बूढ़ी होती चलेगी, रिया ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। रिया ने मानवता की हद तक पार कर दी। जब उसकी सासू माँ का निधन होते ही गौरी की शादी एक पागल लड़के से करवा दी। हाँ, देखने में गौरी का पति पागल तो लगता था, लेकिन वह उसका बहुत ख्याल रखता। कैसे और क्यों, उसके बारे में तो गौरी भी समझ नहीं पा रही थी। वह उसके लिए महंगी महंगी चीज़ें लेकर आता था, जबकि देखने से ऐसा लगता था कि उसकी तो इतनी औकात भी नहीं है। लेकिन वह ये सब देखकर हैरान हो जाती कि वह इतना सब कुछ कहाँ से लेकर आता है। परंतु एक काम में बहुत ही अजीब करता था, उसे बहुत खुश कर देता उसके लिए उसकी पसंद की चीज़ें और खाना लाकर। लेकिन खुद रात होते ही दूसरे कमरे में जाकर सो जाता। वह ये सब देखकर गौरी हैरान रह जाती। वह सोचती कि अगर उसको मेरी इतनी ही परवाह है और मेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर भी आता है, तो फिर इसे मुझ में दिलचस्पी क्यों नहीं है? ये मेरे पास क्यों नहीं बैठता? मेरे साथ बातें क्यों नहीं करता? ना ही मेरी बात सुनता है। मेरे साथ इसका रवैया नॉर्मल क्यों नहीं है? वह उसके बारे में बहुत सोचती रही और एक रात वह उस कमरे में पहले ही छुप गई जिस कमरे में उसका पागल पति माधव अंदर में दरवाज़ा बंद करके रात भर सोता था, ताकि जब वह वहाँ जाए और जो कुछ भी करे तो उसे पता चल जाए कि आखिर उसका पति रात में उस कमरे में क्या करता है, क्यों आता है, उसके पास क्यों नहीं बैठता। रात हो गई तब उसने अपने पति को ऐसी हरकतें करते हुए देखा कि उसने तो अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। गौरी देखने में सच में खूबसूरत थी, इसलिए उसकी भाभी को उसकी खूबसूरती से बड़ी नफरत थी। वह सोचती थी कि उससे आगे कोई नहीं बढ़ना चाहिए, और उसे ये भी पता चल गया था कि गौरी उसके साथ अपने भाई की शादी नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि गौरी उसकी सारी सच्चाई जानती थी, इसलिए वह उसे नफरत करती थी। गौरी कोई मेकअप भी नहीं करती और रिया मेकअप करके भी गौरी के बराबर सुंदर नहीं दिखती थी, इसलिए कभी ना कभी कोई ना कोई पास पड़ोस की महिलाएं टोक ही देती थी कि रिया मेकअप करके भी गौरी का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरी बात रिया को तीर के समान चुभ जाती और वह कह देती, गौरी तेरी ये हुस्न तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तब गौरी कहती, भाभी भगवान से डरो, मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? कौन सा आप अजर अमर हो? आप भी तो एक दिन मिट्टी में ही मिलने वाली है ना। जब तक गौरी की माँ राधा जी जिंदा थी तब तक तो उस घर में गौरी की हुकूमत चलती थी। बेटा बहू गौरी और राधा जी की बात मानते थे, लेकिन भाई भी मन ही मन गौरी से नफरत करता था। वह माँ के सामने तो नहीं, लेकिन उनके अनुपस्थिति में गौरी से कहता, तो मेरी पत्नी के साथ मुकाबला मत करो, वो जो चाहे कर सकती है। लेकिन वह भी उस घर में नाज से पली बड़ी थी, इसलिए वह भी मगरूर थी, क्योंकि उससे कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए गलत बात पर टोकी देती थी। समय यूं ही बीत रहा था। अब राधा जी की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। जब भी रिया राधा जी को सही समय पर खाना नहीं देती या बासी खाना देती तो गौरी को बहुत गुस्सा आ जाता। एक दिन रिया ने अपनी सास के सामने बासी खाना रख दिया, जबकि राधा जी शुगर की मरीज थी। गौरी ने कहा, पहले ही माँ की तबीयत खराब रहती है, और अगर तुम्हें ताज़ा खाना नहीं बनाना तो मुझे बता देती, मैं अपनी माँ के लिए ताज़ा खाना बना देती। लेकिन यूँ बासी खाना देकर मेरी माँ को क्यों मारना चाहती हो तुम? बस इतनी सी बात पर रिया ने इतनी लड़ाई की और दोनों ननद भाभी में हाथापाई भी हो गई। उसके भाई ने तो अपनी पत्नी का ही साथ दिया। उसने गौरी को डांटते हुए कहा, तुम घर में छोटी हो, छोटी की तरह रहना सीखो। तुझे तो मैं एक दिन ऐसा सीधा करूँगा कि तो बिल्कुल तीर की तरह सीधी हो जाएगी। तू छोटी है, तेरा काम है बड़ों की बात मानना, ना कि उसे जवान लड़ाना, समझी गौरी? गौरी बोली, बात छोटे बड़े की नहीं है भैया,
भाभी ने क्या किया है उसके बारे में भी तो सुनो। अगर वह गलत करेंगी तो मैं ज़रूर बोलूँगी। माँ को वह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उस रात उनकी तबीयत खराब हो गई और इतनी ज़्यादा खराब हुई कि वह अस्पताल तक पहुँच गए। 4 दिनों तक बीमारी से लड़ने के बाद 5वें दिन वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। गौरी माँ के चली जाने से बहुत दुखी हुई। थोड़े बहुत रिश्तेदार आए, लेकिन वह सारे ही उसकी माँ के ससुराल पक्ष के थे, इसलिए उन्हें ज़्यादा दुख नहीं हुआ। थोड़ी बहुत सहानुभूति और अफसोस जताकर चले गए। अब घर में केवल उसका भैया भाभी और गौरी के अलावा कोई नहीं था। कई साल गुजर गए। गौरी को किसी अपने से मिले कई साल गुजर गए। उसके मन में कई खट्टी और मीठी यादें थी जिन्हें वह किसी अपने हमदर्द के सामने खोलकर रख देना चाहती थी, लेकिन कोई ऐसा शख्स उसे मिला ही नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाहे बाहर आए। वैसे ही कुछ गौरी के जीवन में भी हुआ। एक दिन उसकी बचपन की हमदर्द, हर सुख दुख को समझने वाली सहेली रीता मिली, जिसे अपनी पूरी कहानी बता सकती थी। रीता ने उससे कहा, गौरी, क्यों ना राधा काकी के उस झोपड़े में जाए, जहाँ वह हमेशा बैठकर खेत की रखवाली भी कर लिया करती थी और काका की याद में खोई हुई रहती थी, और हमारी बातें भी हो जाएंगी। गौरी को भी वह जगह एकांत लगी, जब अपने दिल का गुबार अपनी सहेली के सामने खोलकर रख सकती थी। वे दोनों अपनी माँ के उसी स्वर्ग से झोपड़ी में गए और गौरी ने अपने मन में दबाए इतने दिनों की कुछ खट्टी और कुछ मीठी सारी बातें रीता को बताना शुरू कर दिया। उसने बताया, एक रात मेरे भाई मेरे कमरे में आया और उसने कहा कि मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। मुझे लगा कि कहेगा कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझसे कह देना। लेकिन उसने कहा कि अगले रविवार को तुम्हारी शादी है। जब उसने ऐसी बात कही तो मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि हाँ, तुम्हारी शादी कर रहा हूँ, अपने घर की हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पूछूं कि मेरी शादी किससे कर रहे हो। मैंने कहा, पर इतनी जल्दी? उसने कहा कि बस शादी की रस्म है, क्योंकि अभी अभी माँ मरी है। तेरे दिल में कोई अरमान है तो उसको दिल में ही दबा लेना। इतना कहकर वह कमरे में चला गया। मैंने तकिए पर सिर रख कर रोना शुरू कर दिया, लेकिन फिर दिल को ये सोचकर तसल्ली कर ली कि चलो, शादी तो एक दिन होनी ही थी। अगर आज ही हो जाएगी तो मेरा क्या, मेरा अपना घर तो होगा, किसी की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी। भाभी से तो जान छूटेगी, वरना किसी और तरह से तो भाभी से जान नहीं छूट सकती। यही सोचकर मैं भी दिन गुजारने लगी। लेकिन शादी वाले दिन ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे भाई ने मेरी शादी किस तरह के इंसान से तय की है। शायद इसमें भी मेरी भाभी की ही कोई चाल थी, क्योंकि जब भी लड़ाई होती थी मेरी भाभी दुश्मन बन जाती थी। मुझे लगता था कि वो किसी दिन ज़रूर ही मुझसे बदला लेंगी, और आज उसने वही किया। वह कामयाब हो गई थी, क्योंकि मेरा दूल्हा तो अजीब सी हालत में बैठा था। उसे देखकर कोई बच्चा भी अंदाज़ा लगा सकता था कि वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि एक पागल था, क्योंकि उसने हाथ में टॉफियाँ पकड़ी हुई थी जिसको वह खा रहा था। बाल उसके बिखरे हुए थे, कपड़े तो उसने नए पहने हुए थे, लेकिन इतने गंदे कर लिए थे कि जैसे कोई छोटा बच्चा मिट्टी में खेलता है तो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। यही मेरा दूल्हा था। सबको पता चल गया कि वह तो पागल है। मोहल्ले से भी कई औरतें आई हुई थी, क्योंकि रिश्तेदार तो थे नहीं। उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया था कि गौरी का दूल्हा तो पागल है। अरे, ये क्या कर दिया भाई भाभी ने, बहन पर इतना बड़ा जुल्म कर दिया। माँ क्या मरी, इनकी तो आंखें सफ़ेद हो गई। पागल के साथ इतनी प्यारी सी लड़की का शादी करवा रहे हैं। कुछ ही देर में मेरी शादी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने अपने दूल्हे को देखा था तो विदाई होने वाली थी। मेरी आंखों में आंसू जारी थे। मैं रोना चाहती थी, लेकिन रो भी नहीं सकती थी। मैं रोती तो मेरे आंसू कौन देखता। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी। मेरी माँ अगर आज जिंदा होती
तो मेरे साथ ये सब कुछ ना होता। मेरी भाभी ने मेरे भाई को भड़काया था। उसको ज़रा सा भी ख्याल नहीं आया कि वह अपनी बहन की शादी एक पागल के साथ कर रहा है। कैसे रखेगा वह मुझे, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा। आजकल तो लोग अपनी बेटियों की शादी ऐसे लड़कों के साथ भी नहीं करते जिनके पास नौकरी नहीं होती। उसके पास तो अकल भी नहीं थी, नौकरी तो दूर की बात थी, कोई तरीका भी नहीं था। एक पल को तो दिल किया कि जाने से इनकार कर दूं, लेकिन उसके बाद क्या होता, मेरा ही तमाशा बनता। ये लोग फिर भी मुझे यहाँ से निकाल ही देते। इसने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और चुपचाप विदा हो गई। जाते जाते भाई ने सिर पर हाथ रखने की कोशिश की तो मैंने अपना सर पीछे कर लिया। सभी लोग ये मंजर देख रहे थे। मैंने कहा कि ज़रा इसकी भी बेइज्जती हो, इसको इतना तो जतला दो कि इसने जो मेरे साथ किया है वो अच्छा नहीं किया। भाभी भी मिलने के आगे आई तो उनसे भी ना मिली, क्योंकि उन्होंने तो सबके सामने ही कह दिया था कि तुम्हारी शादी करवा दी, नखरे ना दिखाओ और मेरे घर से दफा हो जाओ। कौन सी भाभी कहते हैं अपनी ननद को, वो भी उसकी विदाई वाले दिन। अरे दिल में जितनी भी नफरत हो, इससे तो कोई भी बेटी को घर से ये कहकर नहीं निकालता कि दफा हो जाओ। मेरे साथ कितना बुरा सुलूक हो रहा था, भगवान भी देख रहा था कि मेरे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। पर मुझे पता था भगवान मेरा इंसाफ ज़रूर करेगा। लेकिन अभी तो मेरा समय बहुत ख़राब नज़र आ रहा था। कुछ समय नहीं आ रहा था कि मेरा दूल्हा पागल था, लेकिन उसका घर इतना अच्छा था। 3 कमरों वाला घर था, वहाँ पर उसका एक भाई भी था। मुझे लगा कि वह भी इसी घर में रहता है, लेकिन जब रात हुई तो उसकी जगह उसका भाई कमरे में आया। मैं ज़रा घबरा गई। उसने कहा, भाभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, दरअसल ये भी मेरा अपना ही घर है। वहाँ दूसरी जगह भी मेरा ही घर है, जहाँ पर मेरी भाभी बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अब आपको इसे संभालना है। वो क्या है कि मेरी बीबी की इससे नहीं बनती, क्योंकि उसके साथ इसके संबंध अच्छे नहीं हैं। माँ बाप हमारे भी नहीं हैं, बस अब आप हैं और आपका पति है, ये घर है। अगर आपको समझ ना आए कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। दीवार पर मेरा नंबर लिखा हुआ है। अगर ये ज़्यादा तंग करने लगे तो भी आप मुझे बुला सकती हैं। लेकिन देखिए, मैं भी बाल बच्चेदार हूँ। मेरी बीवी को मेरा यहाँ आना जाना ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तो ही फिर आप मुझे बुलाना, वरना खुद ही हालत को संभालने की कोशिश करना, क्योंकि अब ये है तो आपका ही पति और आपको इसके साथ ही रहना है। मैं समझ रही थी कि मेरी ज़िंदगी कितनी बुरी होने वाली थी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और मैं कर भी क्या कर सकती थी। उसने कहा, भगवान आपकी मदद करे, आप परेशान नहीं होना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता था कि वह मुझे तसल्ली दे रहा है, लेकिन फिर दोबारा कहा कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाभी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। पता नहीं उसने इस बात को 2 बार क्यों बोला और इतना ज़ोर देकर क्यों बोला। फिलहाल तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा, ठीक है। मेरे पति दूसरे कमरे में बैठा था। मैं जब उस कमरे में गई तो हैरान रह गई। वह कमरा शायद उसी का था जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें टूटी फूटी पड़ी हुई थी, पर कुछ खिलौने वगैरह भी पड़े थे। शायद उसका दिमाग बचकाना था। उसने मुझे देखा तो मैं डर गई। मुझे लगा ये मुझसे कोई बात करेगा, कुछ बोलेगा या कोई काम कर देगा, और उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गई। मेरा दिल तो किया दरवाजे को अंदर से एक कुंडी लगा लूँ, लेकिन फिर मैंने ऐसा नहीं किया। कहने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इतनी सुकून की नींद पहले कभी नहीं आई थी। आँख खुली तो हैरान रह गई। सामने मेरा पति बैठा था। उसे देखकर मैं डर गई। फिर जब मैंने टेबल की तरफ देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। टेबल पर तो नाश्ता पड़ा हुआ था। नाश्ता तो बाजार का लग रहा था। मैं उसकी तरफ देखा और आसपास देखा। मुझे लगा शायद उसका भाई आया है और वही नाश्ता लेकर आया होगा, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। बाहर वाला दरवाज़ा तो अभी भी बंद था। रात को मैंने खुद कुंडी को लगाई थी।
मेरे पति ने मुझसे कहा कि नाश्ता कर लो, और वो भी नाश्ता करने के लिए बैठ गया। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, इसको इतना पता है कि हमारी शादी हुई है तो बाजार से नाश्ता लेकर आना है, फिर ये कैसे पागल हुआ। लेकिन फिर उसने अजीब सा गाना गाना शुरू कर दिया। किसी कार्टून का गाना था। तो मैं समझ गई कि शायद थी एक नॉर्मल सी हरकत की, शायद ऐसे भी भूख लगी होगी और उसके पास थोड़े बहुत पैसे हो। इतना काम तो कोई छोटा बच्चा भी कर लेता है। खैर, मैंने नाश्ता कर लिया। उसके बाद मैं घर को साफ करने लगी। मैं ये पूछना भी भूल गई थी कि घर कैसे चलता है, लेकिन फ़िलहाल तो घर की ज़रूरत की सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। मैंने उसके भाई का नंबर मिलाया पर नंबर नहीं मिल रहा था। मैंने दोपहर का खाना भी बना दिया। मेरे घर में ऐसे ही चलने लगे। मेरे पति अचानक ही कहीं चला गया तो मैं परेशान हो गई। मुझे लगा कि पता नहीं, शायद घर से ही भाग गया। मैंने इसलिए उसके भाई को कॉल की थी। उसने कहा कि हाँ, वह कभी कभी चला जाता है लेकिन वापस आ जाता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रात तक वापस आ जाएगा। अगर रात तक भी वापस नहीं आया तो फिर आप मुझे बता देना। मैंने कहा ठीक है। रात हुई तो मेरा पति वापस आ गया। उसके हाथ में कोई चीज़ थी जो उसने मुझे पकड़ा दी। मैंने खोलकर देखा तो उसके अंदर फूल थे। मैंने कहा, ये क्या है? तो उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैं हैरान रह गई। उसने फूल मेरे पास रखे और खुद दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद देखा तो वह कमरा अंदर से लॉक था। उस घर में मेरे दिन अच्छे से गुजर रहे थे। जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा था। बल्कि मेरा पति मेरे लिए रोज़ रोज़ कोई ना कोई अच्छी चीज़ें लेकर आता। पता नहीं उसके पास पैसे कहाँ से आते थे। घर में भी हर चीज़ मौजूद थी। जब घर का सामान थोड़ा ख़त्म होने लगा तो एक दिन उसका भाई आया और उसने आकर 20,000 रुपये मुझे दिए। मैंने कहा, ये घर आप ही चलाते हैं? तो उसने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम दोनों भाइयों के नाम कुछ दुकानें हैं। उनका महीने में किराया आता है तो उसमें से हर महीने 40,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। आज पहली तारीख है तो मैं आपको पैसे देने के लिए आया हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं घर की ज़रूरतों का सामान ले आई। उस घर में टीवी था, ऐसा भी था, और ज़रूरत को सब कुछ था। एक दिन भूले भटके मेरी भाभी और मेरे भैया घर पर आ गए। उनको तो पता ही था कि उन्होंने मेरी शादी एक पागल से करवाई है, और मुझे पता था कि वह लोग मुझे ही देखने आए होंगे कि मेरा क्या हाल हुआ है। लेकिन जब मुझे देखा तो वह दोनों हैरान रह गए। मैंने नया जोड़ा पहना हुआ था। मेरी भाभी ने कहा, ये जोड़ा कहाँ से आया? इन लोगों ने तो तुम्हारे लिए सिर्फ 2 ही जोड़े बनवाए थे और हमने भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनवाया। मैंने कहा, मेरे पति ने मुझे ला कर दिया है। उसने कहा कि तुम्हारे पति को तो मुँह हाथ धोने तक के नहीं आते, तो तुम्हारे लिए जोड़ा कहाँ से लाएगा? मैंने कहा कि उसी ने मुझे ला कर दिया है। आपको किसने कहा कि उसे हाथ मुँह धोने नहीं आते? देखो, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लिए क्या क्या लेकर आया है। जब मैंने सारी चीज़ें अपनी भाभी को दिखाई तो वह भी हैरान रह गई। देखकर उन्होंने कहा कि ये सब कुछ कहाँ से लेकर आ रहा है? कहीं से चोरी करके तो नहीं ला रहा है ना? मैंने कहा कि मेरा पति चोर नहीं है और सारी चीज़ें नई हैं। उसने कहा, नई तो नहीं लग रही। ये क्या बात हो गई? उनका तो ऐसा हो गया जैसे 3 निशाने पर ही नहीं लगा, जैसे वो मेरे साथ कुछ बुरा करना चाहती थी, पर बुरा नहीं हुआ तो बड़ी परेशान सी हो गई थी। खैर, मैंने भी सर उठाकर उनको सारी चीज़ें दिखाई और मैं बड़ी खुश हो गई। मेरी भाभी ने कहा, देखो, शायद मैंने जल्दबाजी में आकर गलत फैसला कर दिया था, लेकिन तुम तो खुश लग रही हो। मैंने अपने भाई को भी कहा कि आपने कोई गलत फैसला नहीं किया। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इस घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम भी तो गरीब लोग ही थे ना। अगर हमारी शादी होती तो हमारे जैसे लोगों में ही होती। लेकिन ये देख लो, ये लोग तो आपसे अच्छे ही हैं। इस घर में तो एसी भी लगा हुआ है, गर्मी भी होती है तो सुकून की नींद आती है।
मेरी भाभी का मुंह लटक कर रह गया था। मुझे पता था कि घर जाते ही वह मेरे भाई से झगड़ा करेगी। अच्छी बात है, मुझे खुश देखकर घर जाते ही आपस में झगड़ा करते, यही उनकी सजा थी। मेरा पति मुझसे कोई बात नहीं करता था, मेरी चीज़ें भी लेकर आता, मेरा ख्याल भी करता, मेरा ध्यान भी रखता। एक दिन मैं जा रही थी कि मेरे पाँव में कोई चीज़ लग गई तो उसने मेरे पाँव पर पट्टी बांधी, लेकिन रात होते ही वह दूसरे कमरे में चला जाता था और अंदर से लॉक कर लेता था। मैं बड़ी परेशान होती थी कि ये किस किस्म का मामला है। मुझसे बात करना चाहती थी, पूछना चाहती थी। मैंने फिल्म ड्रामा में सब देखा था कि मोहब्बत से इंसान ठीक हो जाता है। शायद मैं भी उसको ठीक कर लेती। अगर वह ठीक हो जाता तो फिर इस दुनिया का सबसे अच्छा मर्द होता, क्योंकि खूबसूरत तो वह था ही, जवान भी था, पैसों को भी कोई कमी नहीं थी, घर भी उसका अपना था और इतना सारा सामान भी था। अगर ऐसा ही होता तो मेरी पूरी ज़िंदगी सेट हो जाती, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं करता था। मेरी एक दोस्त पागलों की डॉक्टर बन गई थी। उसने मुझे एक बार बताया था कि ऐसे लोगों को बहुत प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत होती है, और अगर उनकी ज़िंदगी में कोई हो तो वो उसे बहुत प्यार और मोहब्बत देते हैं, मतलब आम इंसान से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर तो मामला उल्टा था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे बात समझ में आने लगी कि जो भी मामला है उसका ताल्लुक उस कमरे से ज़रूर है, क्योंकि मेरा पति उस कमरे में ही चला जाता था। क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मुझे पता लगाना ही होगा कि उस कमरे में क्या करता है वो। मैं एक बार उस कमरे में गई थी, मैं वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी भाभी ने लोगों को कहना शुरू कर दिया था कि पागल से शादी हुई है, लेकिन वह बड़े अच्छी हालत में है। उसके मुंह से निकल गया होगा कि ये बात मुझे तक भी पहुंच गई थी, क्योंकि मोहल्ला तो एक ही था। मैं कहती थी कि हाँ, भगवान का शुक्र है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसे भी होते थे, घर की सारे मामला मेरे हाथों में ही होते थे, पैसे आ जाती थी, मेरा पति मेरा ख्याल भी रखता था और रोज़ मेरे लिए कोई ना कोई नई चीज़ भी लेकर आता था। वह कहाँ जाता था बस मुझे यही पता नहीं चलता था। मैं एक बार उसके पीछे पीछे गई, लेकिन मुझे रास्ते का पता ही नहीं चला, इसलिए मैं वापस आ गई कि कहीं मैं ही गुम ना हो जाऊँ। और वो तो मेरी आंखों के सामने से ना जाने कहाँ चला गया था। उसे रास्तों का बहुत अच्छी तरह से पता था। शायद किसी बाग में बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता होगा, क्योंकि उसके पास इस तरह की काफ़ी सारे सामान थे। जैसे मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे ये बात ज़रूर पता लगाना था कि कमरे में क्या है। और वह दिन के वक्त पर कमरे को ताला लगाकर कहाँ चला जाता था। एक दिन मैंने चाबी गायब कर दी और वह ताला भी खोल दिया। उसको ताला नहीं मिला तो वह बगैर ताला लगाए ही चला गया। मेरा प्लान था कि वह पहले से ही कमरे के अंदर छुप जाऊंगी, और जब वह कमरे में जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वह क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही घर में आया मुझे तलाश कर रहा था। मुझसे कभी कभी थोड़ी बहुत बातें भी कर लेता था। उसको मेरा नाम भी याद हो गया था, मुझे मेरे नाम से ही बुलाता था। कभी कभी देखकर बड़ा दुख होता था कि ये भी तो किसी की औलाद है, कितना खूबसूरत नौजवान है, और इसके साथ ना जाने क्या हुआ होगा कि ये पागल हो गया। जाहिर है ये पागल पैदा तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि कहते हैं ऐसा लोगों की उम्र कम होती है। शायद इसके साथ कुछ हादसा हुआ हो। मैंने अपने उसके भाई से पूछने की कोशिश की थी, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया था कि वक्त के साथ साथ आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे मेरे पति की पुरानी तस्वीरें मिली थी। वो शक्ल से बहुत ही गुस्से वाला और ज़िद्दी लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे पूरे खानदान का सबसे खूबसूरत नौजवान था। लेकिन फिर ऐसी हालत पर कैसे पहुंच गया? कहीं इसको किसी की बद्दुआ तो नहीं लगी थी ना? मन में ऐसे ही उल्टी सीधी बातें और सवाल आते रहते थे। आज तो मुझे पता चल ही जाना था। फिर उसके बाद मैं देखती कि मैंने क्या करना है, कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो। मेरा पति फिर से मेरे लिए कोई चीज़ लेकर आया था। कमरे में गया, लेकिन उसने महसूस किया कि वह कमरे में नहीं हूँ, तो वह उस चीज़ को वहीं पर रख दिया। मुझे थैले रखने की आवाज़ आई, वह उस कमरे में आ गया। मैं कमरे के अंदर ही छुपी हुई थी। उसने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया और कुर्सी पर सिर पकड़े बैठ गया। मैं पर्दे के पीछे से उसको देख रही थी।
उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं कमरे के अंदर छुपी हुई हूँ। वह सिर को ऐसे अंदाजे में पकड़े बैठा था, ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा आदमी कुछ सोच रहा है। उसके चेहरे पर ये अचानक पागलों वाले जज्बाती गायब हो गए थे। अभी से मामला मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। कोई ना कोई बात थी जो नॉर्मल नहीं थी। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी जेब से एक बड़ा सा फ़ोन निकाला। मैं हैरान रह गई कि ये बड़ा फ़ोन इसके पास कब आया, और फ़ोन भी बिल्कुल ठीक ठाक था, टूटा हुआ नहीं था, जबकि बाकी उसकी सारी चीज़ें टूटी हुई थी। फ़ोन पर किसी से बात करने लगा, और जब उससे बात करनी शुरू की तो मेरी तो ऐसी हालत ख़राब हो गई थी। मैं हैरान रह गई थी कि वह तो किसी समझदार आदमी की तरह बातें कर रहा था और कह रहा था कि देखिए, मैंने आपसे पहले ही डील की थी, आप ये पैसे कारोबार में लगा दीजिए, जो मेरी किस्मत में होगा, जो मेरा नसीब होगा, मुझे मिल जाएगा। मैं हैरान रह गई थी कि वो मेरा पति जो दुनिया के सामने पागल बना हुआ है, यहाँ पर बैठकर बिजनेस की डीलें कर रहा है, लेकिन फिर दुनिया के सामने क्यों पागल बना हुआ था और अपनी बीवी से झूठ क्यों बोल रहा था। अपनी बीवी को बता सकता था। दिल तो किया था कि सामने जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि देखती हूँ ये क्या क्या करता है। फिर थोड़ी देर के बाद जेब से काफ़ी सारे पैसे निकाले और फिर उनको एक साइड पर रख दिया। फिर दोबारा से किसी को फ़ोन किया। इस बार मुझे समझ आया कि वह किसको फ़ोन कर रहा है। वह अपने भाई को ही फ़ोन कर रहा था। उसने कहा कि मेरा दिल करता है मैं गौरी को सब कुछ बता दूँ, वह मेरी बेबी है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ भाई। शायद दूसरा कह रहा था कि जल्दबाजी ना करो, तो उसने कहा कि जल्दबाजी कैसी, हमारी शादी को 4 महीने होने वाले हैं। जब मेरा जिक्र हुआ तो मैं सामने आ गई। मुझे देखकर वह हैरान रह गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने फ़ोन को एक साइड पर रख दिया। मैंने कहा कि ये सब कुछ क्या है, कि दुनिया के सामने तुम पागल बने हुए हो। मैंने सब कुछ सुन लिया है। उसने कहा कि देखो, मैं आज या कल तुम्हें बताने ही वाला था। मैंने कहा कि मुझे सारी बात बताओ, आखिर बात क्या है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो उसने कहा रो क्यों रही हो। मैंने कहा मुझे नहीं पता, बस मुझे रोना आ रहा है, मुझे बता दीजिए कि क्या बात है। उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि मैं पूरे मोहल्ले का सबसे समझदार और पढ़ा लिखा लड़का था। मेरी बहुत अच्छी नौकरी भी थी, अभी भी मैं उसी नौकरी में हूँ, लेकिन सारी रात बैठकर ऑनलाइन काम करता हूँ। मैंने कहा कि पागल बने क्यों फिरते हो फिर। तो उसने कहा मेरे कुछ लोगों के साथ दोस्ती थी, पर मुझे नहीं पता था कि वो किसी और तरह के लोग थे। एक दिन हम लोग कहीं चले गए, वहाँ पर हमारा छोटा सा झगड़ा हो गया और हमारे हाथों एक आदमी मर गया। तो सारा इल्ज़ाम उन्होंने मुझ पर लगा दिया था। अगर मैं पागलपन का नाटक ना करता तो मुझे सज़ा हो जाती और मेरी सारी ज़िंदगी जेल में गुजर जाती, क्योंकि वो सब लोग भाग गए, पर मैं उस आदमी की जान बचाने के चक्कर में वहीं पर रह गया। लेकिन वह भी इस दुनिया से चला गया और इल्ज़ाम मुझ पर ही आ गया। मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। अभी भी वो लोग इसी मोहल्ले में रहते हैं। उसका मेरी वजह से नुकसान हुआ, इसलिए मुझे पागलपन की एक्टिंग करनी पड़ी। लेकिन सुना है अब उन्होंने अपना घर बार बेच दिया है और 1 महीने बाद यहाँ से जा रहे हैं। बस उसके बाद मैं अपने तरीके से रह सकता हूँ। तुम्हें सब कुछ मैंने इसलिए नहीं बताया कि एक बार वह लोग यहाँ से चले जाएं, तो फिर मैं तुम्हें भी बता दूंगा। तुम्हारे भाई ने जब कहा कि उसे ये रिश्ता कबूल है तो हम लोग बड़े हैरान हुए। हमें पता चल गया था कि इसलिए मैंने बिना देखे शादी के लिए हाँ कर दिया था। सोचा कोई तो पुण्य कमा लो तुम्हें बचाने की खातिर। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम बहुत अच्छी लगती हो। बाहर जाता हूँ तो वह भी काम के सिलसिले में ही जाता हूँ। तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है तो फिर सोचता हूँ तुम्हारे लिए कोई चीज़ दे लूँ। सोचता हूँ कि कहीं तुम्हें हालत से तंग आकर मुझे छोड़कर ना चली जाओ, कि एक पागल के साथ मेरी ज़िंदगी बुरी तरह से गुजर रही है। इसलिए तुम्हारे सारे नाज नखरे उठाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारे लिए
तोहफा लेकर आता हूँ कि कम से कम तुम खुश तो रहो। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं। मेरी आंखों में फिर से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, आप रो क्यों रही हो? मैंने कहा कि खुशी के आंसू रो रही हूँ। उसने कहा, अजीब हो, दुख में भी रोती हो और खुशी में भी रोती हो। अरे देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। 1-1.5 महीने तक हमें नाटक करना होगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ कि भगवान ने मेरे कोई पुण्य का मुझे तोहफा दिया है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, पर मेरे अपने भाई ने ही मेरे साथ कितना बुरा किया। और सुनकर है कि आप बिल्कुल ठीक है। उसने कहा कि परेशान ना हो, बाकी सब कुछ ठीक है और हमेशा ठीक रहेगा। मैं तुम्हारा पति हूँ, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हारा साथ रहूँगा। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। और ऐसा ही हुआ। आहिस्ता आहिस्ता ये बात मैंने मशहूर कर दी कि मैंने अपने पति का इलाज करवा लिया है और हमारी ज़िंदगी मिसाल बन गई है। ये बात जब मेरी भाभी तक पहुंची कि मेरे पति माधव जी बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो वह मेरे भैया से रोज़ रोज़ लड़ाई करने लगी थी। और भैया ने मानसिक तनाव में आकर जहर खा लिया और भैया की मौत हो गई। अब भाभी को सभी लोग उल्टा, नागिन, डायन और पता नहीं क्या क्या कहने लगी थी। जितने मुंह उतनी बातें। लोगों की तानों से तंग आकर भाभी भी पागल हो गई थी। अपने कपड़े वह खुद ही फाड़ लेती, कभी कुछ याद करने की कोशिश करती और हंसती रहती, तो कभी रोती रहती। अब मुझसे उनकी ऐसी दयनीय स्थिति देखकर अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने उन्हें पागल खाने में भर्ती करवा दिया। रीता बोली, वाह, अरे मेरी शेरनी, इतनी कम उम्र में इतने सारे उतार चढ़ाव देख लिए तूने। अगर मैं तेरी जगह होती तो कब का उस पागल पति को छोड़ देती या इस दुनिया को। पागल किसे कहा तूने? अगर गौरी रीता को मारने दौड़ी तो रीता ने कान पकड़कर उठक बैठक लगानी शुरू कर दिया। दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर रीता बोली, बाकी यार, तुझे तो आज सैल्यूट करने का मन करता है। तूने जो बहादुरी दिखाई, तेरी जगह हमारी जैसी आम लड़की होती तो हालत से घबराकर पता नहीं क्या कर बैठती। मुझे तो आज गर्व हो रहा है तो जैसी अपनी सहेली कहते हुए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।